ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एंड अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को हम लोग जेईई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब फिर काफ़ी स्कोरिंग रहता है और काफ़ी आसान भी है। तो अगर हम लोग देख तो इस चैप्टर को हम लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे कि इसमें जो है आप लोग अलग अलग कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसी को जो अलग अलग कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन रहेंगे या फिर जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसको हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट, और फिर उसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर देखोगे कि क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कोई भी कर्व दिया हुआ है, वहाँ पर कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो वहाँ पर अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है या फिर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो वो कैसे करना है। तो ये पहला टॉपिक रहेगा। फिर उसके बाद कोई दो कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, या फिर उस पर्टिकुलर जहाँ पर भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो पॉइंट पर जो है हम लोग एंगल कैसे लिखते हैं वो दोनों कर्व्स के बीच में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मोनोटोनिसिटी, मतलब कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, या फिर डिक्रीजिंग है, लेस देन जीरो, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड आउट करना है। फिर कोई भी चीज़ जो है वो अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जैसे मान लो कि एरिया चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, या फिर जो भी इस टाइप से एक वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तब फिर उसको जो हम लोग किस तरीके से डील करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे रोल्स थ्योरम क्या होता है एंड देन मीन वैल्यू थ्योरम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये अलग कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस या फिर अलग कैटेगरीज ऑफ कॉन्सेप्ट रख सकते हो, एंड देन सबको हम लोग सिस्टमैटिकली जो अप्रोच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल से। ठीक है, तो अगर डेरिवेटिव के डेफिनेशन पे जाओगे तो डेरिवेटिव आखिर होता क्या है। तो मान लो कि ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कोई भी हमारा मान लो कि ये कर्व है। ठीक है, तो डेरिवेटिव हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि हम लोग मान लो कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, उस पॉइंट पर हम लोग डेरिवेटिव किस टाइप से डिफाइन करते हैं कि ये मान लो x इज इक्वल टू ए है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें एक छोटा सा चेंज लाते हैं, है ना। मान लो कि x पहले a था, फिर मैं यहाँ पर क्या चला गया, मैं a प्लस एच पर चला गया। ठीक है, तो ये फंक्शन मान लो मेरा f ऑफ x है। ठीक है, तो पहले ये मान लो f ऑफ a वैल्यू ले रहा था। ठीक है, मतलब a पर जो है ये f ऑफ a था। अब a प्लस एच पर चला गया तो फिर ये कहाँ चला गया, f ऑफ a से जो है ये f ऑफ a प्लस एच पर चला गया, है ना। मान लो कि ये जो है ये मेरा f ऑफ a प्लस एच है। ठीक है, तो डेरिवेटिव हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर मैंने कितना चेंज किया एक्स एक्सिस में, h चेंज किया, h यूनिट, है ना। तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस में कितना चेंज आया, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए, है ना। तो ये रेशियो है f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए। तो एक्स एक्सिस में अगर मैंने h यूनिट चेंज किया तो फिर वाई एक्सिस में इतना चेंज हुआ। ठीक है, तो इसी में हम लोग बोलते हैं कि अगर ये जो h है जो हम लोग चेंज कर रहे हैं ये बहुत ही छोटा हो जाए, ठीक है, मतलब टेंडिंग टू ज़ीरो, लिमिट लिमिट केस ले लेते हैं, तब फिर ये जो भी आता है लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, तो इसी को जो है हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, है ना। तो इसको और एक तरीके से हम लोग कैसे देख सकते हैं कि मान लो ये मेरा पॉइंट है ना, और फिर ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाला ये लाइन है। ठीक है, मान लो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं, है ना। तो इसका अगर मैं यहाँ पर स्लोप देखता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मेरा 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, स्लोप दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब कि ये जो भी चीज़ लिखा हुआ है तो ये सेकंड का स्लोप होगा। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर मैं h को छोटा करते जाऊँ तो उसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट को मैं ये पॉइंट पर अप्रोच कर रहा हूँ, तो ये सेकंड जो है ये यहाँ पर टेंजेंट को अप्रोच करेगा। ठीक है, जैसे जैसे h छोटा होता जाएगा, एंड लिमिटिंग केस जो है h टेंडिंग टू जीरो, तो ये सेकंड जो है ये यहाँ पर जो भी टेंजेंट है ये उसको अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये जो सेकेंड है उसका स्लोप, तो अगर मैं लिमिटिंग केस ले लेता हूँ तब फिर ये सेम ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है। ठीक है, तो हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि ये कर्व है मान लो, तो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इवेल्युएट करता हूँ, तो इनडायरेक्टली मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उस पॉइंट पर जो भी टेंजेंट होगा तो उसका स्लोप जो है वो हमारा ये डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ये एफ डैश जो है हम लोग इवेल्युएटेड एट एक्स इज इक्वल टू ए लिखना चाहिए, है ना।
कि नॉर्मल ये जो भी कर्व है हमारा एफ एक्स, तो उसके लिए जो भी हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो जो भी फंक्शन आएगा वो एफ डैश एक्स लिखते हैं, और फिर एट एक्स इज इक्वल टू ए हम लोग अगर इवेलुएट कर रहे हैं उसको तो फिर एफ डैश ए। ठीक है, और फिर ये जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है वो टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है वो मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो कि हमारा फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हम लोगों ने कोई भी एक पॉइंट लिया ए, तो यहाँ पर क्या होगा ए कॉमा एफ ए, ये मेरा पॉइंट होगा। यहाँ पर मैंने एच का चेंज लाया तो ए प्लस एच पर चला गया, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन जो एफ ऑफ ए प्लस एच पर चला गया, तो एच के करस्पॉन्डिंग कितना चेंज आ गया है यहाँ पर, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, है ना, ये मेरा चेंज आ गया है यहाँ पर। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, और फिर लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, तो जब एच बहुत छोटा हो जाएगा मतलब ज़ीरो की ओर टेंड करेगा, तो उस वो जो लिमिटिंग केस होगा उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, है ना, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और फिर अगर इस तरीके से सोचें कि यहाँ पर ये सेकेंड है पी और ये फिर ये क्यू पॉइंट, तो इसका जो स्लोप होगा वो ये है ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, या फिर ये चीज़। अब इसी में अगर एच टेंडिंग टू ज़ीरो, तब फिर ये क्यू पॉइंट जो है पी पॉइंट को अप्रोच करेगा, मतलब ये सेकेंड जो है यहाँ पर टेंजेंट को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर सेकेंड का ये वाला था हम लोग का, यहाँ पर ये टेंजेंट जो रहेगा उसका स्लोप आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कभी भी अगर कोई भी हम लोगों के पास कर्व दिया गया है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है हम लोगों को टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो हम लोग इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मतलब ये फंक्शन है एफ एक्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं एफ डैश, और फिर ये मान लो कि एक्स इज इक्वल टू ए है ना, एक्स इज इक्वल टू ए पर जो है हम लोग इसको इवेल्यूएट कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया और फिर उसको जो है हम लोगों ने इवेल्यूएट कर दिया एट एक्स इज इक्वल टू ए, या फिर एफ डैश एक्स को अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखना है तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, है ना, तो ये हमारा एफ डैश ए आ जाएगा, और फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसका जो स्लोप होगा वो मेरे को स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जो मैं टेंजेंट का स्लोप भी बोल सकता हूँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, तो अगर मेरे को वो पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो टेंजेंट मतलब कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि स्लोप मेरे को पता है और ये पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है ए कॉमा एफ ए, है ना, तो टेंजेंट जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है और उसका स्लोप जो है ये है ना, तो इसका अगर इक्वेशन लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप, है ना, स्लोप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो भी डेरिवेटिव है इवेल्यूएटेड एट एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स फिर, तो ये मतलब स्लोप हो गया टेंजेंट का, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स वन, है ना, तो ये जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में मान लो कि मैं अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखने बोल दूँ, ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है, वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है और वो भी सेम इसी पॉइंट से पास करेगा, है ना, तो हम लोग जो भी नॉर्मल होगा उसका स्लोप कैसे लिख सकते हैं, तो उसका स्लोप क्योंकि वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टेंजेंट का स्लोप, मतलब कि माइनस वन बाई एफ डैश ए, है ना, ये नॉर्मल का स्लोप बता रहा हूँ, तो नॉर्मल का स्लोप ये हो गया और वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन लिखना है तो वाई माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू जो भी ये नॉर्मल का स्लोप आ गया हमारे पास टाइम्स फिर एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये जो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, जिस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं जिस तरीके से समझ रहे हैं वैसे समझो, ठीक है, रादर देन कि ये रटने का, और ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट। तो ये मान लो मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना, जो कि कर्व के ऊपर लाई कर रहा है पी एक्स नॉट कमा वाई नॉट, यहाँ पर मेरे को टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट करो एफ डैश एक्स और फिर एफ डैश एक्स को इवेल्यूएट कर दो यहाँ पर एक्स नॉट पर, है ना, तो एफ डैश एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, तो ये जो है ये मेरा टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर जो भी टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन लिखना है तो y माइनस वाई नॉट, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, दिस इज इक्वल टू यही चीज़ एफ डैश एक्स नॉट, है ना, टाइम्स फिर x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो ये मेरा टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है।
ठीक है। एंड देन सिमिलरली अगर नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो नॉर्मल क्या होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/f(x0). तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो फिर y - y0 इज इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप ही हो जाएगा टाइम्स फिर x - x0। ठीक है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आसान है। इसमें बस एक चीज़ ध्यान क्या रखना है, मान लो कि मेरा कर्व कुछ इस टाइप से है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मेरे को टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इसका तो स्लोप ही डिफाइंड नहीं होगा, है ना। तो उस केस में लेकिन हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरे को पता है कि ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये अगर एक्स नॉट से पास, मतलब ये यहाँ पर एक्स नॉट है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो फिर इसका इक्वेशन सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इफ़ टेंजेंट इज़ वर्टिकल देन इट्स इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, तो ये नहीं कि मतलब टेंजेंट का स्लोप अनडिफाइंड है तो फिर वहाँ पर टेंजेंट नहीं होगा, वो कोई सेंस नहीं बनता है ना। स्लोप अगर अनडिफाइंड है तब भी हम लोग इस तरीके से जो है लिख सकते हैं, है ना, अगर परपेंडिकुलर है तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आसान है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब बहुत जगह ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बहुत सारी जगह जो है वो डायरेक्टली नहीं बोला रहता है कि आपका स्लोप क्या है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली कहीं कहीं पर क्या बोला जाता है कि अ लाइन जो है दैट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जैसे ही अगर ये बोल दिया इक्वल इंटरसेप्ट, तो उसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो भी एक्स इंटरसेप्ट है ना, और ये वाई इंटरसेप्ट है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये ए है तब फिर ये भी ए होगा मेरा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये आपका 45 डिग्री आ जाएगा, एंड 1045 डिग्री इज इक्वल टू दिस बाई दिस 1। तब फिर अगर मैं इसका स्लोप बोलूँ तो स्लोप के लिए तो हम लोग ये लेते हैं, है ना, 135 डिग्री, तो tan ऑफ 135 डिग्री, तो इसका स्लोप जो है वो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये बोला गया है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट बोला है तब फिर जो उसका स्लोप होगा दैट विल बी -1, वो टेंजेंट का। ठीक है, तो इस टाइप से इनडायरेक्टली बोला जा सकता है। अब इसमें इक्वल इंटरसेप्ट बोला गया या फिर इंटरसेप्ट का लेंथ इक्वल है, तो वो दोनों अंतर है। जैसे कि इसमें तो क्या है कि ये अगर 2 है मान लो, है ना, तो ये भी आपका 2 होगा। ठीक है, या फिर मान लो कि दोनों नेगेटिव, मतलब इस टाइप से कुछ लाइन है ना, कि ये अगर -2 है तो ये भी -2 है। ठीक है, तो इक्वल है, साइन के साथ भी इक्वल है। लेकिन मान लो कि कुछ इस टाइप से है मेरा लाइन, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये मान लो मेरा कुछ है 3 और ये जो है ये -3, है ना, तो इस केस में क्या होगा कि लेंथ जो है होगा वो इक्वल होगा लेकिन साइन आपका ऑपोजिट है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बस ये बोला गया है कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, तब फिर या तो ये केस हो सकता है जिसमें स्लोप -1 है, या फिर ये वाला केस हो सकता है जिसमें कि स्लोप जो है वो 1 है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बस ये बोला गया कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, तब फिर स्लोप या तो 1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है। लेकिन अगर इक्वल इंटरसेप्ट बोला गया तो इक्वल इंटरसेप्ट फिर उसके में जो है स्लोप जो है वो -1 ही होगा, है ना। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब ये साइन के साथ भी जो है वो इक्वल है। ठीक है, और अगर लेंथ इक्वल है मतलब कि वो या तो इस टाइप का हो सकता है ना, या फिर वो इस टाइप से हो सकता है, तो या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। ठीक है, इसको और एक भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिस। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिस, तो अगर इक्वली इंक्लाइंड बोला गया तब भी या तो ये केस हो सकता है, इसमें भी हम लोग बोलेंगे इक्वली इंक्लाइंड है, एक्यूट एंगल हम लोग लेते हैं। ठीक है, और फिर ये वाला जो केस है इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, तो अगर इक्वली इंक्लाइंड है बोला गया तब फिर स्लोप जो है वो उस पर्टिकुलर लाइन का या तो +1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है, दैट इज सेम एज सेइंग कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल। लेकिन अगर ये बोला गया कि इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है ना, तब फिर स्लोप जो है वो मेरा -1 होगा। ठीक
तो ये कहीं कहीं पर जो है इनडायरेक्टली दिया जा सकता है। और एक चीज़ जो है, अगर हम लोग कर्व पर जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में जो है पॉइंट को लेते हैं, तो जैसे अगर पैराबोला पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो इसमें कोई भी अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग को पॉइंट लेना है, जैसे हम लोग t लेते हैं पैरामीटर, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या ले सकते हैं, at² 2at, ठीक है। इस फॉर्म में क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ y के जगह पर 280 डालता हूँ, तब फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 4a² t², और फिर अगर x के जगह पर at², तब फिर ये 4a² t², है ना। मतलब कि t के हर वैल्यूज़ के लिए जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो t है ये एक पैरामीटर है कि t को चेंज करते जाओ तो इस पर जितने भी ये कर्व पर पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो वो सारा जो है पॉइंट हम लोग को मिलते रहेगा, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म में कि y जो है मेरा सम फंक्शन ऑफ t है ना, जैसे 280, और x जो है सम फंक्शन ऑफ t है at², तब फिर अगर मेरे को मान लो कि टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तब फिर टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब कि t1 अगर मैं बोल दूँ, ठीक है, तो t1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट हो जाएगा, at1² 2at1, ठीक है। तो उस पॉइंट पर जो है टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो टेंजेंट का तो ये पॉइंट तो पता चल जाएगा at1² 2at1, ठीक है। बस मेरे को स्लोप चाहिए, तो स्लोप कैसे निकलेगा, तो y t के टर्म्स में दिया हुआ है, तो फिर मैं dy/dt निकाल सकता हूँ, है ना। फिर x t के टर्म्स में है, तो फिर मैं dx/dt निकाल सकता हूँ। तो अगर मेरे को dy/dx चाहिए, ठीक है, तब फिर मैं क्या कर सकता हूँ, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब कि t इक्वल टू t1 पर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है टेंजेंट का मेरे को स्लोप मिल जाएगा। तो जैसे ही स्लोप मिल गया तो ये पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसको डाल के जो है हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तब फिर हम लोग इसको देखेंगे। तो ये बैकग्राउंड के साथ जो है, अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस को जो है खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। तो अगर अभी हम लोगों ने जिस तरीके से समझाया है कैसे लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर समझ में आया होगा, तब फिर ये सारा क्वेश्चन जो है आसानी से खुद से कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, और फिर बाद में इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें क्या बोले थे, टेंजेंट टू द कर्व ये है ना, तो यहाँ पर ये कर्व दिया है y इज इक्वल टू x टाइम्स e⁻x², passing through the point, passing the tangent to the curve y is equal to x² passing through the point 1, e, ठीक है, 1, e ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। तो मेरे को टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो 1, e, ठीक है। तो पहले तो ये चेक कर लो 1, e इसके ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है। तो अगर मैं x को 1 डालता हूँ, तो 1 टाइम्स e⁻1², तो e⁻1² तो e ही होगा, तो y मेरा क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। तो 1, e जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, कि अगर मैं x के जगह पर 1 डालता हूँ, तो 1 इंटू e⁻1² मतलब कि 1 इंटू e, तो ये जो है ये मेरा e आ गया, ठीक है। तो 1, e इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो भी कर्व है ना, कर्व का शेप कुछ भी हो मतलब नहीं है मेरे को, ठीक है। तो मान लो ये कर्व है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है 1, e, है ना, जो कि ये कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये टेंजेंट जो है यहाँ से पास कर रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी टेंजेंट होगा उसका मेरे को इक्वेशन चाहिए, ऑल्सो पासेस थ्रू दी पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो, और फिर टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, और फिर जो भी यहाँ पर पॉइंट्स है उसको डाल के देख लो कौन सा पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिखता हूँ, तब मेरे को पॉइंट पता है, बस मेरे को स्लोप चाहिए टेंजेंट का। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा, कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, डेरिवेटिव चाहिए, तो u इंटू dv/dx, तो u इंटू अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो e⁻x² वैसे ही आएगा, और फिर x² को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो 2x, ठीक है, प्लस फिर e⁻x², और फिर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, ठीक है। तो ये मेरा y डैश आ जाएगा। अब मेरे को y डैश को जो है इवेल्यूएट करना है एट x इज इक्वल टू 1, तो मतलब यहाँ पर जो है x को 1 डाल देंगे, तो y डैश एट x इज इक्वल टू 1।
तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं 1 डाल दूंगा तो फिर ये 1 टाइम्स ई, ये 2e आ जाएगा, प्लस यहाँ से e आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा डेरिवेटिव आ गया एट दिस पर्टिकुलर, स्लोप आ गया टेंजेंट का। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन, तो फिर y माइनस ई, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, मतलब स्लोप है ना। तो e टाइम्स, तो 2e प्लस ई, ये हमारा क्या है 3e है ना। तो इसको यहाँ पर मैं सीधा 3e लिख सकता हूँ। तो y माइनस वाई एम टाइम्स फिर x माइनस एक्स वन, मतलब कि ये। ठीक है, तो ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। अब बस मेरे को ये सब डाल के देखना है कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं 2,3e डालता हूँ तो x के जगह पर अगर 2 डाल दूँ, ठीक है, और y की जगह पर 3e, तो 3e माइनस ई क्या आएगा 2e, दिस इज इक्वल टू 3e है ना। तो ये तो गलत है, मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है। अगर ये डालते हैं 4/3 2e, तो 2e माइनस ई, ये क्या हो जाएगा e इज इक्वल टू 3e टाइम्स फिर 4/3 माइनस 1। ठीक है, तो 1/3। तो इसमें क्या आ गया e इक्वल टू ई, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट जो है वो टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो हम लोगों ने बस ये किया, ये कर्व दिया हुआ था यहाँ पर, इसका हम लोगों ने पहले तो चेक किया ये पॉइंट लाइक कर रहा है कि नहीं लाइक कर रहा है इस कर्व के ऊपर। तो ये पॉइंट तो लाइक कर रहा है, एक्स को 1 डाल दो, फिर डेरिवेटिव निकालो, तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ से मेरे को डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर एट x इज इक्वल टू 1, तो x के जगह पर 1 डाल दो, तो ये मेरा स्लोप आ गया टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो और फिर यहाँ से सेटिस्फाई करवा दो। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है खुद से ट्राई करो करने का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस। तो ये मेरे को कोई भी एक कर्व दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कर्व दिया हुआ है एट x कॉमा वाई। तो मान लो कोई भी कर्व है ये, है ना, और फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट x कॉमा वाई पर जो है दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो जैसे पैरेलल बोल दिया मतलब कि स्लोप ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो बस मेरे को ये देखना है कि कहाँ पर जो है स्लोप इसके इक्वल होगा, मतलब कि ये जो भी पॉइंट्स है उनको ज्वाइन करने वाले का स्लोप। तो ये क्या बोल रहा है f1 बोल रहा है f ऑफ -1। तो अगर मैं f1 डालता हूँ यहाँ पर तो क्या आएगा 1 -1 -2। ठीक है, तो ये f1 -2 हो जाएगा, और फिर f ऑफ -1 अगर डालेंगे तब फिर ये मेरा -1 आएगा, ये यहाँ से अभी भी -1 आएगा, और फिर यहाँ से जो है ये +2 हो जाएगा, है ना। तो ये जो ये मेरा 0 हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है 1 -2, ये एक पॉइंट हो गया, और फिर दूसरा जो पॉइंट है वो मेरा -1 0 है। तो इनको ज्वाइन करने वाले का स्लोप क्या हो गया, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, मतलब कि -2। तो ये स्लोप क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये लाइन जो भी ज्वाइन करें इनको, उनका स्लोप ये है, मतलब कि जो भी टेंजेंट का बात हो रहा है उसका भी स्लोप ये होना चाहिए। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप इसका डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या होगा 3x² माइनस 2x माइनस 2, है ना। तो दिस शुड बी इक्वल टू, तो ये टेंजेंट का स्लोप हो गया है ना एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो दिस शुड बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो बस अब हम लोग को x का वैल्यूज़ निकालना है। तो 3x² माइनस 2x और फिर -1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सीधा यार फॉर्मूला ही लगा देते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, है ना, डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो 2 + -4/6। तो एक बार अगर लेते हैं 2 + 4 6/6 1 आ जाएगा, और फिर -2/6 तो -1/3।
तो x के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ गया, 1 कॉमा -1/3 है ना, तो वही यहाँ पर पूछ रहा है, तो 1 कॉमा -1/3, तो ये ऑप्शन डी। ठीक है, तो तो इसी को जो है मैंने यहाँ पर लिखा था सॉल्यूशन को, तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मैं कहूँगा। इसके बाद जो ये तीसरा क्वेश्चन है 66, इसको ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलो तो उसको ट्राई करते हैं। तो आई होप कि आप लोग खुद से सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि काफ़ी सिंपल ही है। इफ़ द टेंजेंट टू द कर्व दिस, तो ये कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू x³ प्लस ax माइनस बी, है ना, एट द पॉइंट 1 कॉमा -5। ठीक है, एट द पॉइंट 1 कॉमा -5, तो 1 कॉमा -5 अगर इसके ऊपर लाई कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं y के जगह पर -5 डालता हूँ, x के जगह पर 1 डालता हूँ, तो 1 प्लस a माइनस बी, है ना, तो ये एक इक्वेशन आ गया कि a माइनस बी शुड बी इक्वल टू -6। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ गया मेरे पास। तो इफ़ द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, तो फिर से मान लो कि कर्व कुछ भी है, एट द पॉइंट 1 कॉमा -5, ठीक है, एट दिस पॉइंट, है ना, ये टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है ये लाइन के। तो परपेंडिकुलर है मतलब क्या, तो ये -x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप 1 है ना, y इज इक्वल टू एक्स आएगा, तो स्लोप इसका 1 है। तो जो भी हमारा टेंजेंट है उसका स्लोप क्या होना चाहिए, -1 बाई ये, मतलब कि टेंजेंट का स्लोप जो है वो -1 होना चाहिए, मतलब इसका जो स्लोप आएगा टेंजेंट का, दैट विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इफ़ द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट रहेगा उसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, कि ये डेरिवेटिव निकालो और फिर उसको x इज इक्वल टू 1 पर इवेल्युएट कर दो। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x² प्लस a, है ना, यही इसका डेरिवेटिव होगा। और इसको अगर मैं इवेल्युएट कर देता हूँ, है ना, मतलब ये जो भी एक्सप्रेशन है इसको अगर इवेल्युएट कर देता हूँ एट x इज इक्वल टू 1, है ना, तो ये स्लोप होना चाहिए टेंजेंट का, मतलब कि ये इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो अगर ये x इक्वल टू 1 पर इवेल्युएट करते हैं तो फिर यहाँ पर 1, तो a प्लस 3 शुड बी इक्वल टू -1। तो a क्या आ गया मेरा, -1 -3, मतलब कि -4। ठीक है, तो a जैसे ही आ गया तब फिर -b क्या आ जाएगा, -6 प्लस 4, तो -2, तो b जो है वो मेरा 2 आ गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द कर्व, तो अब मेरे पास कर्व का इक्वेशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू x³, फिर ये -4x और फिर ये -2। ठीक है, तो ये कर्व का इक्वेशन आ गया। तो कौन सा पॉइंट लाई करेगा, तो सारा पॉइंट्स को यहाँ पर डाल के देख लो। तो x को अगर 2 डालते हैं तो क्या आएगा, 8 -8 -2, है ना, तो y -2 आना चाहिए, तो y -2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन ए ही होना चाहिए। बाकी चेक कर सकते हो कि अगर -2 डालते हो तो फिर ये -8 आएगा, और फिर ये आपका +8 हो जाएगा, फिर ये -2, तो ये पॉइंट तो लाई नहीं कर रहा है ना। -2, 1, तो -2 डालने पे क्या आ रहा था, -2 आ रहा था, तो ये भी नहीं होगा। 2 डालने पर तो -2 आ रहा, तो ये भी पॉइंट नहीं, तो ये हमारा सही आंसर होना चाहिए। ओके, तो अब ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करो। तो इसमें क्या बोला है, इफ़ द टेंजेंट टू द कर्व दिस, तो y इज इक्वल टू x बाई x² -3, है ना, टेंजेंट टू द कर्व दिस, x इज़ नॉट इक्वल टू ±√3, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, एट पॉइंट अल्फ़ा कॉमा बीटा। ठीक है, कोई पॉइंट है अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो कोई ये कर्व दिया हुआ है और फिर ये पॉइंट अल्फ़ा कॉमा बीटा, अल्फ़ा कॉमा बीटा 0 0 नहीं है, ऑन इट इज़ पैरेलल टू दी लाइन दिस। ठीक है, तो जैसे ही पैरेलल बोल दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप हम लोग को बोल रहा है, तो 2x प्लस 6y माइनस 11 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए x का जो भी कोएफिशिएंट है डिवाइडेड बाई दिस, है ना, माइनस ऑफ दैट, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -2/6, तो -1/3, तो जो
ऑन इट इज़ पैरेलल टू द लाइन। तो इसका मतलब जो भी ये टेंजेंट होगा यहाँ पर, उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस स्लोप -1/3। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं कि वही वाई डैश करो और फिर उसको इवेल्यूएट कर दो यहाँ पर। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, दिस v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -3 माइनस 2x², तो ये क्या हो जाएगा -x² -3 डिवाइडेड बाई x² -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग को x इक्वल टू एल्फ़ा पर इवेलुएट करना है, y डैश एट x इज इक्वल टू एल्फ़ा। तो ये क्या आ जाएगा -α² +3 डिवाइडेड बाई α² -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू -1/3। तो अब बस यहाँ से अल्फ़ा के लिए सेट हम लोग को सॉल्व करना है। तो एक तो पहले ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको 3α² + 9 लिख सकते हैं, फिर α² -3 का होल स्क्वायर, तो फिर a² - 2ab + b²। ठीक है, तो ये 9 और 9 कैंसिल, तो α⁴ माइनस, फिर ये इधर आएगा -9 α² इक्वल टू 0। तो α² टाइम्स α² -3 इक्वल टू 0। तो α² या तो 0 होगा या फिर α² आपका 3 होगा। सॉरी, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 9 होना चाहिए था, राइट। α² -9, तो α² जो है फिर या तो 9 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फ़ा या तो यहाँ से 0 आ रहा है या फिर +-3, लेकिन क्वेश्चन में अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो उसको नहीं लेंगे। तो अल्फ़ा या तो +3 होगा या फिर -3 होगा। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा का वैल्यू आ गया तो बीटा के लिए बस अल्फ़ा यहाँ पर डालना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं बीटा को डालता हूँ, है ना, तो अल्फ़ा मान लो कि 3 लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 बाई फिर 9 - 3 6, है ना, 1/2 आ जाएगा। अगर -3 लेते तब फिर -1/2 आ जाएगा। तो बीटा क्या हो सकता है, ±1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ 2α + 6 बीटा। तो 2α + 6 बीटा, तो मान लो पॉजिटिव के साथ लेते हैं, 2 × 3 6 और फिर +6 बीटा, तो +6 × 1/2, तो 6 + 3 9, है ना। तो वो तो सही नहीं लग रहा, तो 6α + 2 बीटा का देखते हैं। तो 6α मतलब 18 प्लस फिर 2 बीटा, तो +2 × 1/2, है ना, तो फिर ये 19। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये देख सकते हो कि मतलब अल्फ़ा का जब प्लस साइन लेंगे तो बीटा भी प्लस के साथ आएगा, अल्फ़ा का अगर माइनस लेंगे तो बीटा भी माइनस के साथ आएगा। तो अगर मैं 6 × -3 करता हूँ तो -18 फिर -1 तो -19, तो मॉड लेंगे तो 19 आएगा, है ना। तो ये ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आसान है। तो अगर आपको फंडा समझ में आ गया होगा स्टार्टिंग का, तो ये सब आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका काम होगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं 1 2 3 4 5, तो इसको जो है आप लोग खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का।